द डिबेट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास की एक कह सकते हैं कि बहुत ही तनावपूर्ण और निर्णायक घटना पर विचार विमर्श करेंगे। ये बात है दिसंबर 1999 की। इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC-814 का अपहरण। काठमांडू से दिल्ली जा रहा था ये विमान और इसमें 176 यात्री और 15 क्रू सदस्य सवार थे। 5 हथियारबंद आतंकवादियों ने इसे हाईजैक कर लिया। विमान को कई जगहों पर ले जाया गया और फिर आखिरकार कंधार, अफगानिस्तान में उतारा गया। और ये वो इलाका था जो उस समय आप जानते हैं तालिबान के नियंत्रण में था। जी, और ये संकट कोई एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 7 दिनों तक चला था। और अंत में क्या हुआ? यात्रियों की सुरक्षित रिहाई के बदले भारत सरकार ने 3 बेहद कुख्यात और खतरनाक आतंकवादियों मसूद अजहर, अहमद उमर सैद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा करने का फैसला किया। बिल्कुल। और यहीं से असल में हमारी आज की चर्चा का मुख्य सवाल खड़ा होता है। क्या उन असाधारण, उन भयावह परिस्थितियों में 176 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए आतंकवादियों की ये रिहाई एक जरूरी और शायद उचित फैसला था? या फिर क्या इस कदम ने भारत की जो लंबी अवधि की राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके लिए खतरनाक मिसाल कायम की? और क्या इसने भविष्य में और बड़े संकटों को, त्रासदियों को जन्म दिया? हमारी ये जो बातचीत है ये इस घटना से जुड़े जो भी उपलब्ध तथ्य हैं, विश्लेषण हैं, उन पर आधारित है। हाँ, तो मैं इस पक्ष को सामने रखूंगा कि आतंकवादियों की रिहाई एक गंभीर सामरिक चूक थी। इसने राष्ट्रीय सुरक्षा से एक तरह का समझौता किया और इसके जो परिणाम हुए वो दूरगामी थे, विनाशकारी थे और शायद उस वक्त उन्हें कम करके आका गया। और मेरा नजरिया ये रहेगा कि उस वक्त यात्रियों की जो तत्काल सुरक्षा थी उसे सुनिश्चित करना सरकार का सबसे बड़ा, सबसे पहला कर्तव्य था। और उन खास और मुश्किल हालात में ये फैसला, हाँ, दुखद जरूर था, लेकिन मानवीय आधार पर एक जरूरी कदम था। शायद उस वक्त एकमात्र व्यावहारिक विकल्प था जो उन निर्दोष जानें बचा सकता था। चलिए, मैं अपनी बात थोड़ी और साफ करती हूँ। हमें उस पल की, उस स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह महसूस करना होगा। आप सोचिए, 191 लोग, यात्री और क्रू मेंबर मिलाकर एक हाईजैक्ड विमान में 7 दिनों से बंधक हैं। अपहरणकर्ता सिर्फ हथियारबंद नहीं हैं, बल्कि वो अपनी क्रूरता दिखा भी चुके हैं कि यात्री रूपिन कट्याल उनकी बेरहमी से हत्या करके। और विमान कहाँ है? कंधार में, तालिबान के कब्जे वाले इलाके में, जहां भारत के लिए कोई सीधी मिलिट्री कार्रवाई करना या कोई असरदार दखल देना लगभग नामुमकिन था। जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय था उसका रवैया भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी सख्त एक्शन के पक्ष में है। तो ऐसी हालत में किसी भी चुनी हुई सरकार का पहला नैतिक, पहला संवैधानिक दायित्व क्या होता है? जाहिर है, अपने नागरिकों की जान बचाना। हर गुजरता पल उन बंधकों के लिए खतरे को और बढ़ा रहा था। तालिबान की भूमिका भी देखिए संदिग्ध थी। वो मध्यस्थता का नाटक तो कर रहे थे, पर जमीन पर कंट्रोल तो उन्हीं का था। इसलिए उन 3 आतंकवादियों की रिहाई, हाँ, ये मानते हुए कि फैसला कितना दर्दनाक और राजनीतिक तौर पर मुश्किल रहा होगा, उन 191 जिंदगियों को बचाने के लिए उस वक्त जो भी रास्ते दिख रहे थे उनमें शायद सबसे कम नुकसान वाला और एकमात्र प्रैक्टिकल रास्ता यही था। इसे एक दुखद जरूरत के तौर पर देखा जाना चाहिए, जहां एक ज्यादा भयानक नतीजा, यानी कि सारे बंधकों की संभावित हत्या, उससे बचने के लिए एक बहुत मुश्किल लेकिन जीवन बचाने वाला विकल्प चुना गया। उस पल में तात्कालिक जीवन रक्षा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता थी और होनी भी चाहिए थी। देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि फैसला लेना असाधारण रूप से कठिन था और हर एक नागरिक की जान की कीमत निसंदेह सबसे ऊपर है। लेकिन मैं इस तर्क से सहमत नहीं हो सकता कि ये एकमात्र या सही या यहां तक कि कम नुकसानदेह विकल्प था, खासकर तब जब हम इसके जो दीर्घकालिक परिणाम हुए उन पर विचार करते हैं। आतंकवादियों से बातचीत करना और उससे भी बढ़कर उनकी मांगों के आगे झुक जाना, ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक सिद्धांत है। ये भविष्य के लिए गलत नज़ीर पेश करता है। और देखिए कि रिहा कौन किए गए। मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख, मुश्ताक अहमद जरगर। जैसा कि आपने भी कहा और स्रोत सामग्री भी बताती है, ये कोई मामूली अपराधी नहीं थे। ये कट्टर थे, प्रशिक्षित थे और बेहद बेहद खतरनाक आतंकवादी थे।
उनका पिछला रिकॉर्ड उनकी विचारधारा और उनकी क्षमताओं को साफ बताता था। मसूद अजहर की रिहाई के फौरन बाद क्या हुआ? उसने पाकिस्तान जाकर जैश-ए-मोहम्मद (JM) नाम का आतंकवादी संगठन बनाया। यही संगठन भारत पर हुए कई सबसे विनाशकारी हमलों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया, जिनमें 2001 का भारतीय संसद पर हमला और 2019 का पुलवामा हमला शामिल है। इन हमलों में और JM की दूसरी गतिविधियों में अनगिनत बेगुनाह नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की जानें गई। तो सवाल ये उठता है, क्या हमने उन 191 लोगों की जान बचाने की जो तात्कालिक जरूरत थी, उसमें भविष्य में अनगिनत और जानें गंवाने का दरवाजा खोल दिया? ये फैसला हाँ फौरी राहत लाया होगा, लेकिन इसने भारत की जो लॉन्ग टर्म सुरक्षा रणनीति है उसको गंभीर रूप से कमजोर किया। इसने दुनिया भर के आतंकवादी गुटों को यह साफ संदेश दिया कि भारत सरकार अपहरण और बंधक बनाने जैसी रणनीति के दबाव में झुक सकती है। यह सिर्फ एक मुश्किल फैसला नहीं था, यह एक भारी सामरिक कीमत पर खरीदी गई एक अस्थायी राहत थी, एक ऐसी चूक जिसके नतीजे हम आज तक भुगत रहे हैं। आपने जो ये लंबी अवधि की सुरक्षा का अहम मुद्दा उठाया है, उसी से शुरू करते हैं। आप भविष्य के भयानक नतीजों का जिक्र कर रहे हैं, जैसे संसद हमला या पुलवामा। ये यकीनन राष्ट्रीय त्रासदियां थीं, जिन्होंने देश को गहरा जख्म दिया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या हम ईमानदारी से ये कह सकते हैं कि 31 दिसंबर 1999 को कंधार में जो लोग फैसला ले रहे थे, उनके लिए ये ठीक अंदाज़ा लगाना मुमकिन था कि मसूद अजहर भविष्य में क्या करेगा, कितना कामयाब होगा और उसके कामों का पैमाना क्या होगा? हाँ, वो एक जाना माना आतंकवादी था, खतरा साफ था, मैं मानती हूँ। लेकिन क्या खतरे की मौजूदगी का मतलब ये है कि आप उस वक्त निश्चित मौत के मुंह में खड़े अपने नागरिकों को बचाने की कोशिश ही ना करें? उस पल सरकार के सामने 191 भारतीय नागरिक थे। उनकी जान हर पल हर घंटे खतरे में थी। एक की हत्या हो चुकी थी, जो अपहरणकर्ताओं की गंभीरता और उनके इरादों का सबूत था। तो क्या उन फैसला लेने वालों का पहला और सबसे अहम फर्ज उन फंसे हुए डरे हुए लोगों के प्रति नहीं था? लंबी अवधि की सुरक्षा जरूर महत्वपूर्ण है, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या उसे तात्कालिक, निश्चित और सामूहिक मौत के खतरे पर हमेशा प्राथमिकता दी जा सकती है? क्या ये मानवीय मूल्यों के हिसाब से सही होता? किसी भी नैतिक या सरकारी ढांचे में तात्कालिक जीवन रक्षा को अक्सर प्राथमिकता देनी पड़ती है, खासकर तब जब विकल्प इतने कम हों, जोखिम भरे हों और अनिश्चित हों, जैसा कि कंधार में था। मैं इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि परिणाम अप्रत्याशित थे या उनका पैमाना जानना नामुमकिन था। देखिए, मसूद अजहर कोई छोटा मोटा प्यादा नहीं था। वो पहले से ही अपनी कट्टर विचारधारा, अपनी संगठनात्मक क्षमताओं और भारत के प्रति जो उसकी गहरी नफरत थी, उसके लिए जाना जाता था। इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास उसका पूरा प्रोफाइल था। उसे रिहा करने में जो खतरा था, वो सिर्फ कोई हवाई बात नहीं थी, बल्कि ठोस था और उसकी संभावना बहुत ज्यादा थी। ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो रिहा होकर चुप नहीं बैठेगा, बल्कि और ज्यादा खतरनाक रूप में सामने आएगा। स्रोत सामग्री भी इस घटना को भारत की सुरक्षा और विदेश नीति के लिए एक मोड़ या टर्निंग पॉइंट के तौर पर बताती है, जिसका साफ मतलब है कि इसके दूरगामी और बदलाव लाने वाले असर थे, जिन्हें शायद उस वक्त की तात्कालिकता में नजरअंदाज किया गया या उनकी गंभीरता को कम करके आंका गया। ये कहना कि भविष्य का ठीक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ये एक तरह से जिम्मेदारी से बचने जैसा है। जब आप एक प्रशिक्षित, प्रेरित और संसाधन जुटाने में सक्षम आतंकवादी सरगना को रिहा करते हैं, तो आप सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं छोड़ रहे होते, आप भविष्य के हमलों की नींव रख रहे होते हैं। क्या तात्कालिक संकट से निकलने के लिए भविष्य के इतने बड़े और विनाशकारी संकटों के बीज बोना, क्या ये किसी भी नजरिए से सही ठहराया जा सकता है? ये दूरदर्शिता की कमी थी या शायद तात्कालिक दबाव के आगे राष्ट्रीय हित का समर्पण था? लेकिन फिर वही सवाल आता है, प्रैक्टिकल विकल्प क्या थे? ये कहना बहुत आसान है कि बातचीत नहीं करनी चाहिए थी, झुकना नहीं चाहिए था या दूरदर्शिता दिखानी चाहिए थी। पर जमीनी हकीकत क्या थी? कंधार में तालिबान के नियंत्रण वाले इलाके में, जहां उनकी हमदर्दी साफ तौर पर अपहरणकर्ताओं के साथ थी, क्या कोई असल मिलिट्री विकल्प मौजूद था? क्या कोई ऐसी कमांडो कार्रवाई मुमकिन थी जिसमें सभी 191 बंधकों की सुरक्षित वापसी की गारंटी होती? इतिहास गवाह है कि इस तरह के ऑपरेशन बेहद जोखिम भरे होते हैं और उनमें बंधकों की जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, खासकर जब लोकल सरकार का सहयोग न हो।
अमृतसर में जो चूक हुई उसका भी जिक्र आता है, जहां विमान कुछ देर रुका था। शायद वहां कुछ किया जा सकता था, पर वो मौका हाथ से निकल गया था। कंधार पहुंचने के बाद स्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी। क्या कोई ऐसा डिप्लोमैटिक रास्ता था जो तालिबान या अपहरणकर्ताओं को बिना उनकी मुख्य मांग माने, यानी आतंकवादियों की रिहाई के बिना, बंधकों को छोड़ने पर राजी कर लेता? जो भी सबूत मिलते हैं वो तो यही बताते हैं कि अपहरणकर्ता अपनी मांगों पर अड़े थे और तालिबान उन पर कोई असली दबाव डालने को तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में जब मिलिट्री और डिप्लोमैटिक दोनों रास्ते लगभग बंद नजर आ रहे हों और बंदूकों की जान पर खतरा बढ़ता जा रहा हो, क्या बातचीत और आखिरकार रिहाई ही एकमात्र ऐसा रास्ता नहीं बचा था जो कम से कम उन निर्दोष जिंदगियों को बचा सके? क्या आप कोई ठोस विकल्प बता सकते हैं जो उस समय मुमकिन था और ज्यादा सुरक्षित होता? देखिए, कोई और विकल्प नहीं था। ये तर्क अक्सर तब सामने आता है जब हम मुश्किल फैसलों के नतीजों की जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ मिलिट्री या पुलिस कार्रवाई नहीं है, ये इच्छा शक्ति और राष्ट्रीय संकल्प की भी लड़ाई है। जब एक देश आतंकवादियों की मांगों के आगे झुकता है तो ये उसके संकल्प को कमजोर करता है। इस रिहाई ने एक बेहद खराब मिसाल कायम की। इसने न सिर्फ पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी गुटों को बल्कि दुनिया भर के दूसरे जिहादी संगठनों को भी ये संदेश दिया कि भारत को बंधक बनाने जैसी रणनीति से कामयाबी से निशाना बनाया जा सकता है और अपनी मांगें मनवाई जा सकती हैं। क्या इसने भविष्य के अपहरणों, हमलों या बंधक संकटों के लिए एक तरह का प्रोत्साहन नहीं दिया? राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब सिर्फ तात्कालिक संकटों का मैनेजमेंट करना नहीं है, बल्कि लंबी अवधि के लिए प्रतिरोधक क्षमता यानी कि डिटरेंस बनाना भी है। आतंकवादियों की मांगों को मानकर हमने उस प्रतिरोधक क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर किया। अमृतसर में हुई चूक निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कारण थी जिसने बाद में विकल्पों को सीमित कर दिया। लेकिन कंधार में भी क्या सारे कूटनीतिक दबाव, खास तौर पर उन देशों पर जिनका तालिबान पर असर था, क्या वो पूरी तरह आजमाए गए थे? क्या संकट के प्रबंधन में शुरुआत से ही कोई कमी नहीं थी जिसने हमें इस आखिरी निराशाजनक विकल्प तक पहुंचाया? झुकने का फैसला लेना आसान हो सकता है, लेकिन उसके जो लॉन्ग टर्म नतीजे होते हैं, जैसा हमने देखा, वो कहीं ज्यादा भयावह और हानिकारक साबित हुए। एक मजबूत राष्ट्र को कभी-कभी तात्कालिक नुकसान झेलकर भी लंबी अवधि के सिद्धांतों और सुरक्षा पर अड़े रहना पड़ता है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही कि इस तरह की रिहाई एक नकारात्मक मिसाल कायम करने का जोखिम रखती है, और अमृतसर में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, जिसने बाद के विकल्पों को सीमित किया। लेकिन हमें जिम्मेदारी के पहलू को उस समय के संदर्भ में देखना होगा। सरकार की पहली और सबसे सीधी जिम्मेदारी उन 19 भारतीय नागरिकों के प्रति थी जो अपहरणकर्ताओं के अमानवीय कब्जे में थे, मौत के साए में जी रहे थे। भविष्य में क्या हो सकता है इसके आकलन में अनिश्चितता थी, लेकिन उन लोगों की जान जाने का खतरा निश्चित था, तात्कालिक था और भयावह था। फैसला उस समय उपलब्ध सीमित जानकारी, विकल्पों की भारी कमी, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी और भारी मानवीय दबाव के तहत लिया गया था। आज सालों बाद उन घटनाओं के पूरे नतीजों को जानते हुए उस फैसले की आलोचना करना आसान है, लेकिन उस पल की हकीकत, उस दबाव, उस डर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन सभी बंधकों की सुरक्षित वापसी एक की दुखद मौत के बावजूद अपने आप में एक असाधारण नतीजा था, जिसे हासिल करने के लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। ये सच है, लेकिन शायद वो कीमत उस समय जरूरी लग रही थी। जिम्मेदारी सिर्फ तात्कालिक नहीं होती, यह देश की लंबी अवधि की सुरक्षा और भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी होती है। मसूद अजहर जैसे व्यक्ति को जिसके इरादे और क्षमताएं मालूम थीं, उसे रिहा करने का फैसला लेते समय यह जिम्मेदारी भी बनती थी कि इसके संभावित और संभाव्य परिणामों का पूरी गंभीरता और दूरदर्शिता से आकलन किया जाए। स्रोत सामग्री का ये कहना कि ये घटना एक मोड़ थी, इसी बात की पुष्टि करता है कि इसने भारत के सुरक्षा परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया, और शायद नकारात्मक रूप से। इस फैसले ने न सिर्फ तात्कालिक संकट को थोड़े समय के लिए हल किया, बल्कि भविष्य के कई ज्यादा गंभीर संकटों के लिए जमीन तैयार कर दी, जैसा कि बाद की घटनाओं ने साफ तौर पर दिखाया। यह मामला इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे कभी-कभी तात्कालिक मानवीय चिंताओं को लंबी अवधि के राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के साथ संतुलित करने में विफलता हो सकती है। इस मामले में मेरा मानना है कि वो संतुलन हासिल नहीं हुआ और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी।
भले ही वह उस समय कितना भी अलोकप्रिय, कठिन या भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण क्यों न लगता। यह एक कठिन सबक था कि आतंकवाद के आगे झुकने की कीमत आखिरकार बहुत ज्यादा होती है। अंततः मेरा मानना ये है कि एक चरम संकट की स्थिति में जब 191 निर्दोष जानें दांव पर थीं, एक की जान पहले ही जा चुकी थी और कोई साफ सुरक्षित विकल्प नजर नहीं आ रहा था, उन जिंदगियों को बचाना सरकार का सबसे बड़ा नैतिक और शासकीय कर्तव्य था। यह एक अत्यंत कठिन, पीड़ादायक और निस्संदेह विवादास्पद निर्णय था, लेकिन इसे उस विशिष्ट असाधारण संदर्भ में एक मानवीय आवश्यकता के रूप में समझा जाना चाहिए। भले ही इसके भविष्य में गंभीर नकारात्मक और जोखिम जुड़े हुए थे, जिन्हें शायद पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता था। और मेरा निष्कर्ष यह है कि 3 खतरनाक आतंकवादियों, खास तौर पर मसूद अजहर को रिहा करने का फैसला, चाहे वो परिस्थितिजन्य दबाव में कितना भी कठिन क्यों न लगा हो, साफ तौर पर एक बड़ी सामरिक भूल थी। इसने न सिर्फ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर रूप से कमजोर किया और भविष्य के हमलों का रास्ता खोला, बल्कि आतंकवादियों को प्रोत्साहित करने वाली एक हानिकारक मिसाल भी कायम की। इसके विनाशकारी परिणाम जैश-ए-मोहम्मद के उदय और उसके द्वारा किए गए हमलों के रूप में सामने आए, जो इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि तात्कालिक राहत के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा के साथ एक अस्वीकार्य समझौता किया गया था। हाँ, ये स्पष्ट है कि इस जटिल मुद्दे पर तीव्र मतभेद बना हुआ है। क्या तात्कालिक लाभ यानी 191 लोगों की जान बचाना, दीर्घकालिक नुकसान यानी राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़े नकारात्मक प्रभाव और भविष्य के हमलों के खतरे से ज्यादा महत्वपूर्ण था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब शायद है ही नहीं। बिल्कुल, और ये घटना इस बात को रेखांकित करती है कि आतंकवाद विरोधी अभियानों और संकट प्रबंधन में नैतिक और सामरिक दुविधाएं कितनी जटिल और पीड़ादायक हो सकती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की ठोस जरूरतों और मानवीय जीवन के अमूल्य महत्व के बीच संतुलन साधना हमेशा एक कठिन चुनौती बनी रहेगी। और जैसा कि हमारी स्रोत सामग्री भी संकेत देती है, इस घटना ने भारत की सुरक्षा रणनीति, विदेश नीति और आतंकवाद से निपटने के तौर तरीकों पर गहरा और स्थायी प्रभाव डाला। इस विषय पर और भी गहरे विश्लेषण और चिंतन की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। स्रोत सामग्री में निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है जिस पर विस्तार से विचार किया जा सकता है। निश्चित रूप से ये एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण है जिस पर अलग-अलग दृष्टिकोण हमेशा मौजूद रहेंगे और बहस जारी रहेगी। श्रोताओं को इन विभिन्न तर्कों पर मनन कर अपने स्वयं के निष्कर्ष निकालने होंगे।